जिसको कैश क्रॉप बोलते हैं। कैश क्रॉप मतलब नगदी फसल होती है, ये नगद में पेमेंट होता है इनका, ठीक है। जैसे तुम नील की खेती कर रहे हो, तुरंत बेच दोगे, तुमको पैसा मिल जाएगा। गेहूं वगैरह तो खाने के लिए उगा रहे हो, ये तो सिर्फ बेचने के लिए उगा रहे हो ना। कॉफ़ी तुम कर रहे हो, तो कॉफ़ी की खेती किस लिए कर रहे हो? बेचने के लिए, सिर्फ मार्केट के लिए कर रहे हो ना। तो ये हो गई नगदी फसल, ठीक। ये सारी चीज़ें ज्योग्राफी का पार्ट है, धीमे धीमे तुमको समझ में आ जाएगा, अभी सुन लो सिर्फ, ठीक। तो हो गया तीनों उपनिवेशवाद के काल। अब हम लोग ऐसे ही चलेंगे, कोई भी चीज़ पढ़ेंगे पहले कब तक पढ़ लेंगे, यहाँ तक या यहाँ तक, इसका काल अलग रहेगा, तो वो नीतियाँ बाद में पढ़ेंगे जब वहाँ तक हम लोग पहुँच जाएंगे। सेम अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, गवर्नर जनरल का पढ़ रहे हैं। जो भी गवर्नर जनरल यहाँ पे आए हैं, तो कौन कौन सा पढ़ चुके थे? हाँ, कॉर्नवालिस तक पढ़ गए थे। इसके बाद एक आएंगे सर जॉन शोर, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं, सिर्फ इनके काल में एक आया, क्या? चार्टर अधिनियम। कॉर्नवालिस कब तक था? 93 तक। 93 से ये कब तक होंगे? सर जॉन शोर 98 तक, ठीक है। सर जॉन शोर, इनका क्या रहेगा? कुछ नहीं होगा, एक 1893 नहीं 1793 1793 का एक एक्ट आएगा, चार्टर एक्ट। एक कानून आएगा, एक्ट मतलब कानून। किस में? वो जब मैं एक्ट बताऊंगा तो समझ में आएगा क्या था इसके अंदर। इस एक्ट में भी कुछ खास नहीं था, ये जो पॉइंट है ना, ऐसे तो कोई भी आ रहा है दस्तावेज, समझ में आया? जो चीज़ बता रहा हूँ वहीं फोकस करना है। आगे किसी चीज़ में एक्स्ट्रा रीडिंग की ज़रूरत होगी, वहाँ मैं बताऊँगा। पढ़ने को तो यहाँ तुम इतना पढ़ते रहोगे, कोई अति वो नहीं है, अंत नहीं है किसी चीज़ का, ठीक है। लेकिन किसी एक चीज़ में इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछने लायक होती हैं, वो कितनी चीज़ें होती हैं, गिनी चुनी, वो पढ़नी है। अगर तुम ये दस्तावेज जो मैं लिखाऊंगा 1935 का, वो दस्तावेज पढ़ोगे, वो 400 पेज का दस्तावेज था। अभी 400 पेज पढ़ोगे पूरा? नहीं पढ़ोगे ना। सेम चीज़ है ये। 1793 का जो चार्टर एक्ट भी रहेगा, उसमें भी दो चीज़ें ऐसी रहेंगी जो थी, थोड़ी सी थी, वो भी ऐसी कुछ नहीं थी खास, ठीक। तो जो जो इम्पोर्टेंट होगा वो पढ़ना है। सर जॉन शोर हो गए। अगले डाल लो, लॉर्ड बेलेजली। कब से कब तक थे? लिख लो, सन 1798 से 1805। क्या क्या किया इन्होंने? पहली सहायक संधि कौन सी हुई थी? मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखवाया था एक, हैदराबाद। HMT लिखा है, उससे याद रखो। अभी HMT तो कॉमन है, वाच आती थी HMT की, है ना। पहली कौन सी हुई थी? हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, है ना। हैदराबाद कब हुई थी? 1798 में। मीन्स ये आ गए थे तभी हुई थी। तो पहले तो इनको ये लिख लो, सहायक संधि की शुरुआत। दूसरा काम क्या किया था इन्होंने?
दूसरा काम क्या किया था? इनका काल पता है? इनके काल में जो भी घटनाएं हुई हैं वो बताओ। कोई युद्ध वगैरह पड़ा हो? (1803 से 1805 में क्या हुआ था? तुम लोग रिवाइज करके नहीं आ रहे हो। देखो अभी शुरुआत है, जब चीज़ें इकट्ठी हो जाएंगी ये पता ही नहीं चलेगा पढ़ाई कहाँ से शुरू करें। अगर रिवाइज करके आओगे प्लस यहाँ पे उन चीज़ों को रिपीट करा दूंगा, जबकि कल मैंने फिर से सारी चीज़ रिपीट कराई थी, है ना। मुश्किल से 3 बार से ज़्यादा नहीं पढ़ना पड़ता। अगर तुम बहुत डेडिकेटेड होके पढ़ रहे हो ना, 2 बार ही इनफ होता है। एक बार क्लास में पढ़ के लिख लिया, एक बार रिवाइज कर लिया, लेकिन अगर तीसरी बार पढ़ लिया फिर चीज़ें नहीं भूलनी चाहिए। अगर भूल रहे हैं कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, या तो कंसंट्रेशन पढ़ते टाइम कुछ कम है ना, दिमाग कहीं और है, पढ़ कुछ और रहे हो, ऐसा है। थोड़ा सा भी हमारा कंसंट्रेशन 2 मिनट के लिए लूज होता है, हम वो चीज़ भूल जाते हैं, वो चीज़ हमें समझ में ही नहीं आती। ठीक, तो या तो रिवाइज करके आओ, नहीं तो चीज़ें बाद में इकट्ठी हो जाएंगी, मुश्किल होगा। ठीक, तो इनका लॉर्ड वेलेजली कब से कब तक थे? 98 से 1805 तक, 1798 से। तो इनके काल में कब हुआ? 1799 में क्या हुआ? कौन मारा गया? टीपू सुल्तान, श्रीरंगपट्टनम में चतुर्थ मैसूर युद्ध हुआ। ठीक है, 1803 से 1805 के बीच में क्या हुआ? द्वितीय मराठा युद्ध हुआ। ये 2 चीज़ें हुई, ये दोनों चीज़ें लिख लो। हो गया। चौथा पॉइंट इनके में लिख लो, पेंशन देकर कर्नाटक, सूरत तथा तंजौर का प्रशासन अपने हाथों में लिया। हो गया। अभी तक ये किस किस को पेंशन दे चुके अंग्रेज? पेशवा को दे चुके। कौन से युद्ध में हारा था पेशवा? भीमा कोरेगांव, उसमें हार हुई थी। इसके बाद पेशवा को क्या पेंशन देके बिठूर भेज दिया था। कानपुर के पास है एक स्थान बिठूर। ठीक, राजू श्रीवास्तव वहीं के हैं। राजू श्रीवास्तव जानते होंगे सारे लोग, वो वहीं का है। ठीक, तो पेशवा को कहाँ भेज दिया पेंशन देके? बिठूर। दूसरे और किसको पेंशन दी? 1765 में किसी को पेंशन दी थी 26 लाख रुपए, शाह आलम द्वितीय को। मतलब वो पेंशन क्या होती थी, सिर्फ ऐसे नहीं होती थी, वो वंशानुगत रहती थी। शाह आलम द्वितीय का जो उत्तराधिकारी होगा उसको भी मिलेगी पेंशन आगे चल के। ठीक है, तो उसको क्या हुई पेंशन, उसको भी दे दी। बहादुर शाह जफर को भी पेंशन मिल रही थी। लास्ट में क्या होगा, डलहौजी बंद कर देगा पेंशन, और इनको बोलेगा लाल किला भी छोड़ो अब तुम। वैसे इनको इज्जत करके लाल किला में रहने के लिए दे रहा था अभी तक। जब 1857 का वो होगा उसके पहले डलहौजी इनको वहाँ से भी निकालेगा, घोषणा कर देगा कि 2 महीने बाद तुमको छोड़ना है लाल किला, प्लस पेंशन भी इनकी बंद करेगा। यहाँ के पुणे के पेशवा की भी पेंशन बंद कर देगा, नाना साहब जो युद्ध में लड़े थे बाद में। ठीक है, उनकी भी पेंशन। एक कर्नाटक, सूरत, तंजौर के भी जो रहेंगे उत्तराधिकारी, उनकी भी पेंशन बंद कर देगा। तो धीमे धीमे करके डलहौजी इसीलिए जब 1857 के हम लोग कारण देखेंगे ना, तो देखेंगे कि डलहौजी ने
पेंशन भी जो बंद की थी वो भी एक कारण था, जो सब लोगों की पेंशन बंद कर दी थी वो भी एक कारण था उसका, 1857 के युद्ध का, महासंग्राम का। ठीक है, हो गए चारों पॉइंट। अगली हेडिंग डाल लो, लॉर्ड हेस्टिंग्स। कब से कब तक रहे? 1813 से 23 तक, 10 साल रहे। क्या हुआ इनके काल में? ये काल देखो ना, कार्यकाल देखा करो, फिर याद किया करो कि क्या पढ़े हो इस सन के बीच में। 1813 से 1823 के बीच में क्या हुआ? कोई युद्ध हुआ था 17-18 में? तृतीय मराठा युद्ध हुआ है ना, वो हो गया। और क्या होगा? एक चीज़ और संधि मैंने बताई थी नेपाल के साथ, कब हुई थी? 1816 में। 2 काम होंगे इनके काल में, दोनों लिख लो। सगौली की संधि, उसके आगे उसका सन 1816, या फिर अंग्रेज नेपाल युद्ध भी लिख सकते हो। लिख गए दोनों पॉइंट? अब लिखो, एक पिंडारी करके मैंने कल बताया था, पिंडारी करके एक अलग से, जैसे राजपूत जाति होती है, ब्राह्मण होती, वैसे एक पिंडारी करके होता था, वो अलग जाति रहती थी, वो बड़ी लड़ाकू जनजाति होती थी। अगर किसी ने वीर मूवी देखी हो तो ये सलमान खान पिंडारी ही रहते हैं ये सब, वो पूरा उसमें दिखाया गया युद्ध वगैरह होते हुए। वो क्या करते थे, शराब पीते थे आपस में, और बाप बेटे से भी लड़ जाएगा अगर वचन दे दिया किसी को। तो वो इतने लड़ाकू और प्लस लूटते भी थे, लूट मार भी बहुत करते थे। तो ये क्या करेगा, पिंडारियों का दमन करेगा, मीन्स पिंडारियों को समाप्त कर देगा, उनकी लूट मार को। तो ये भी लिख दो, पिंडारियों का दमन किया। हाँ, इसी के पॉइंट में, हेस्टिंग्स के। हो गया। आखिरी पॉइंट लिख लो, मद्रास गवर्नर टॉमस मुनरो, टॉमस मुनरो के नेतृत्व में रैयतवारी लिख लो, फिर बताता हूँ। रैयतवारी शुरू की। हो गया। रैयत क्या होता है, किसी को पता? किसान को बोलते हैं रैयत। एक अलग से व्यवस्था लेके आए, इनको किसी न किसी प्रकार से ज़मीन से कर तो लेना था, लगान लेनी थी, पैसा का मेन सोर्स ही वही था। तो ये क्या करेंगे, रैयतवारी था, एक व्यवस्था थी, उसमें क्या होता है, डायरेक्ट किसान से ही ये कर लेते थे। जमींदारी क्या थी, कॉर्नवालिस के काल में, एक पॉइंट लिख सकते हो वैसे, जमींदारी व्यवस्था कॉर्नवालिस के काल में शुरू हुई। स्थायी बंदोबस्त करके मैंने कोई लिखवाया था क्या, कोई पॉइंट? हैं, वही जमींदारी, उसी को ही बोलते हैं। ठीक है, हाँ।
तो एक ज़मींदारी होती थी, उसमें क्या करते थे, इन्होंने ज़मींदारों को ज़मीन दे दी, कुछ ज़मीन का पार्ट बोल दिया ये तुम्हारी ज़मीन है, इतनी, एक ज़िला भर की ज़मींदार बना दिए। पूरे ज़िले की ज़मीन किसकी है? ज़मींदारों की। जब पूरे ज़िले की ज़मीन उनकी है तो वो क्या करेंगे, ज़मींदारों से कर वसूलेंगे। ज़मींदार क्या है, अलग अलग किसान को ज़मीन बांट देगा, वो किसान खेती करेगा, फिर वो अपने खेती का कुछ भाग किसको देगा, ज़मींदारों को। ज़मींदार उस भाग में से अगर 11 भाग लिए टोटल, तो 10 भाग जमा करा देंगे अंग्रेज़ों के यहाँ, एक भाग ज़मींदार रख लेगा। इसके लिए ज़मींदार को अपने सैनिक भी रखने पड़ते थे, सिपाही। तो अंग्रेज़ों को दो फ़ायदा होते थे उससे, एक तो इनको लोकल प्रशासन के लिए सिपाही मिल जाते थे, दूसरा कर भी मिल रहा है, खुद भी वसूल भी नहीं करना। तो वो हो गई क्या, ज़मींदारी। और रैयतवारी में डायरेक्ट किसानों से वसूल कर रहे हैं। अब जब मैं आगे वही आने वाला है, जब अगला पार्ट कराऊंगा सारे अधिनियम हो जाने के बाद, उसमें होगा उनकी आर्थिक नीतियाँ। पिछले वर्ष यूपीएससी में क्वेश्चन आया था मेंस में कि 1857 से लेकर 1947 तक अंग्रेज की आर्थिक नीतियों का विश्लेषण कीजिए। तो उसमें सारी जितनी इनकी आर्थिक नीतियाँ रहीं सबका विश्लेषण करना था। मीन्स एक क्वेश्चन में तुमने सारा अर्थव्यवस्था उनकी उठा ली। कहाँ तक लिखोगे? 250 वर्ष में तुम्हारा एक सिंपल व्यवस्था नहीं हो पाएगी पूरी कंप्लीट, वो तुमको सारी व्यवस्थाएं डालनी हैं। ठीक है, तो एक जमींदारी हो गई, एक रैयतवारी हो, एक महालवारी होती थी। जमींदारी में जमींदारों से ले रहे, भूमि भी जमींदारों की। रैयतवारी में किसान को बोल दिया तुम भूमि के मालिक हो और कर्ज हम तुम्ही से कर लेंगे। तीसरा जब महालवारी आएगी उसमें बोलेंगे किसान, भूमि के मालिक तो किसान हैं, लेकिन टैक्स किसान क्या करेंगे, एक जगह कोई महाल करके होगा, महाल प्रमुख, उसके पास जमा करा देंगे, हम उससे ले लेंगे। अब ये बताएंगे कि क्यों अलग अलग व्यवस्थाएं शुरू की, कहाँ कहाँ कौन सी व्यवस्था शुरू चल रही थी, कितने भूभाग पे थी। रैयतवारी जो थी तुम्हारी वो काफ़ी भूभाग पे थी, मीन्स 51% क्षेत्र पर रैयतवारी थी तुम्हारी। तो क्यों थी, कैसा था, कहाँ कहाँ थी, वो जब आर्थिक नीतियाँ भी इसके बाद शुरू कराएंगे उसमें आ जाएगा। ठीक, अभी तो इतना लिख लिए। थॉमस मुनरो के नेतृत्व में रैयतवारी शुरू की। अगला हेडिंग डाल लो, लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड बेंटिक। इसका कार्यकाल क्या था? इसका काल था 1828 से 35, 1828 टू 1835। हो गया। इसके कार्यकाल में 2-3 घटनाएं बहुत अच्छी घटेंगी। एक तो 1833 ईस्वी का एक अधिनियम आएगा, चार्टर एक्ट। उसमें क्या होगा, उसमें बोल देंगे कि अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है ना, वो क्या होगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया होगा। ठीक है, पूरी इंडिया का गवर्नर जनरल होगा। मीन्स प्रशासन को, और बाकी राज्यों से क्या होगा, जो थोड़े बहुत और कानून बना सकते सारे लेके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे देंगे। तो बेंटिक ही गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल भी रहता है पहले 33 तक, और 33 से 35 तक ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया रहता है। ठीक है, तो अगर कोई पूछे कि आखिरी गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, बेंटिक था, और प्रथम गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन था, यही वो भी था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आ सकता है। दूसरा काम क्या करेगा ये, राजा राम मोहन राय थे। जब मैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन कराऊंगा तो पता चलेगा इंडिया के, आधुनिक भारत के प्रथम नेता ही वही थे। हर क्षेत्र में होशियार, इज्जत बहुत थी। तो ये बेंटिक के फ्रेंड थे। अब समझ लो उस टाइम पे वहाँ का जो गवर्नर जनरल है, जब 1900 में आएंगे, 1930 के आसपास जाओगे, तब पहली बार गांधी जी से बैठ के सामने बात करेगा।
इरविन जो वायसराय था, गांधी इरविन पैक्ट होता, उसके पहले तक इंडियंस की, किसी इंडियंस की वो थी नहीं कि वो गवर्नर जनरल के सामने बैठ के बात करे। ठीक है, जो एक आदमी की अहमियत होती है ना। 1930 में वो पहली बार इंडियन समकक्ष बैठेंगे उनके। वो ये समझो ये कब बैठ रहे हैं, 1829 में। उसके पहले ये गवर्नर जनरल से बोलेंगे, सती प्रथा के दोष बताएंगे, क्या है ये प्रथा बहुत ख़राब है, ऐसे वैसे करके करेंगे और उसको मजबूर कर देंगे। वो सती प्रथा को क्या कर देगा, बैन कर देगा। और उसके लिए उसको बहुत सारे विद्रोहों का सामना करना पड़ेगा, यहाँ तक कि उसकी सत्ता उखड़ने का भी वो आ जाएगा। ऐसा लगने लगेगा कि अब इसकी सत्ता उखड़ने लगी है, लेकिन वो डटा रहेगा कि अब हमने एक बार फैसला लिया तो ले लिया। क्योंकि धार्मिक यहाँ पर रूढ़िवादिता बहुत थी ना अपने यहाँ। उनको लगा हिंदू धर्म वालों को ये हमारे तो धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। सती प्रथा हमारे धर्म की एक वो है मेन जो होती है ना, मूलभूत परंपरा, तुम उसको क्या कर रहे हो, नष्ट कर रहे हो। जब नष्ट कर रहे हो ऐसा आ जाएगा तो ये छोटे छोटे से कबीले क्या होंगे, कभी भी विद्रोह कर देंगे। अब जब कानून बनाया तो ऐसा तो है नहीं तुरंत रुक जाएगी। जहाँ पे कहीं पे हो रहा है, कोई सती हो रहा है, पुलिस पहुँच गई, गिरफ्तार कर लिया जो करा रहा है, दबाव बना रहे हैं। तो ऐसे ही करके 2-3 साल तक विद्रोह चलते रहेंगे। लेकिन बेंटिक खड़ा रहेगा कि नहीं ये गलत चीज़ थी, हमने सही बैन किया। तो सती प्रथा का अंत कब होगा, 1829 में, इसी के कार्यकाल में होगा। एक ठग लोग थे, ठगी करते थे। आदमी जैसे रास्तों में जाते हो ना, कभी कोई रास्ता सुनसान हुआ, ठगी की तुमसे और मार दिया तुमको। तो कई ऐसे ऐसे ठग थे जो 500-500 मर्डर किए थे। एक था बोला हमने अपनी धोती से 1000 लोगों को मारा, और उन लोगों की गाड़ दी, गुफा में गाड़े हुए हड्डियां मिल रही हैं। जब तो एक कोई पकड़ा गया, जब पकड़ा गया तो एक मेजर था सेना में अंग्रेजी, स्लीमैन करके। ठगी प्रथा का अंत अगर क्वेश्चन आता है बहुत सारे उसमें, पिछली बार बिहार में आया था, बिहार PCS में, ठगी प्रथा का अंत किसने किया, तो विलियम हेनरी स्लीमैन। कौन, स्लीमैन। स्ली मतलब क्या होता है, सिली हरकतें मत करो, पागल या मूर्ख, और ये स्लीमैन थे। ठीक है, लेकिन इन्होंने काम अच्छा किया था, ठगी प्रथा का क्या किया था अंत। तो बेंटिक के काल में थे ये, बेंटिक गवर्नर जनरल रहेगा, स्लीमैन को उसका ठगी प्रथा के अंत करने वाला जो एक कमेटी बनाई जाएगी, दल का मुखिया बनाया जाएगा। ठीक है, तो एक आदमी कोई पकड़ेगा, स्लीमैन उससे पूछताछ करेगा, धीमे धीमे परतें खुलेंगी, फिर उसको लगे ये तो बहुत बड़ा गिरोह है, बहुत अपराध में लिप्त है, लोगों की, निर्दोष लोगों की तुम जान ले रहे हो, लूट तो रही हो, जान भी ले रहे हो। ठीक, तो ठगी प्रथा का इसके कार्यकाल में अंत भी होगा। तो ये मेन पॉइंट होंगे, लिख लो। हाँ, मैकाले का नाम सुना होगा, लॉर्ड मैकाले का सुना। जो आधुनिक शिक्षा हम लोग पढ़ रहे हैं ना, ये लॉर्ड मैकाले की देन है। जो अंग्रेजी यहाँ पे पढ़ रहे हो ना, मैकाले की शिक्षा नीति ही आज तक चल रही है। हमारी शिक्षा नीतियाँ स्वतंत्रता के बाद 4-5 तो बन गई, अभी हाल ही में 2018 में बनी थी कस्तूरी रंगन कमेटी, उसने शिक्षा नीति को बदलाव के लिए अलग से बनाई है एक, अब वो धीमे धीमे आएगी। लेकिन मैकाले से हम लोग हट नहीं पा रहे हैं। अब जब इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जाएंगे तब पता चलेगा कि अंग्रेजी विश्वविद्यालय, अंग्रेजी में शिक्षा, इसने बोल दिया था कि अंग्रेजी में अगर तुम शिक्षित नहीं हो नौकरी ही नहीं मिलेगी। ठीक है, तो मैकाले की जब तुम शिक्षा नीति पढ़ोगे, आज की जो शिक्षा नीति सारा मैकाले की ही देन है। तो इसी के काल में आएगा 1833 में वो एक समिति बना देगा शिक्षा की, एक आयोग बनाएगा, लॉ आयोग, लॉ कमीशन, जो आज भी लॉ कमीशन बनता है, 3 साल कार्यकाल होता है, पॉलिटी में पढ़ोगे होता क्या है लॉ कमीशन। तो एक विधि आयोग बनाएगा, बोलेगा कानून बनाने हैं तो इसके बारे में कुछ सुझाव दो, अच्छे कानून कैसे बनाएं। उसका भी अध्यक्ष मैकाले होता है। मैकाले कोई भी भाषा को जानने में 15 दिन लगते थे, वो नई भाषा सीख जाता था, इतना विद्वान आदमी था वो। यहाँ पे आएगा तो बहुत सारी चीज़ें करेगा मैकाले। ठीक, अपनी IPC CRPC जो बनी है, IPC जानते हो, कोई जुर्म करते हो जो धारा तुम पे लगती है ना, वो मैकाले की देन है, वहाँ से आई हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें वो बना के गया है वहाँ से। तो इसमें लिखो, पहला सती प्रथा पर रोक 1829 में,
1829। हो गया। दूसरा लिखो 1833 का चार्टर अधिनियम। एटीन 1833 का चार्टर अधिनियम। अब जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था वो क्या बन गया? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। ये भी लिख लो उस ब्रैकेट में ही, चार्टर अधिनियम के बाद। हो गया। अगला पॉइंट लिखो, स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा पर रोक। अगला पॉइंट लिखो, 1835 का शिक्षा संबंधी प्रस्ताव। 1835 संबंधी प्रस्ताव। ब्रैकेट में लिख लो अंग्रेजी भाषा को शिक्षा का माध्यम बनाए जाने की घोषणा। हो गया। अगला लिखो एक लॉर्ड मेटकाफ। लॉर्ड मेटकाफ। कब से कब तक थे? 35 से 36 तक। हो गया। इन्होंने क्या किया था?